हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल वीकेसी में। और आज हम करने वाले हैं 11वीं का पोल साइंस का चैप्टर नंबर 2 का भारतीय संविधान का में अधिकार। और इसका टॉपिक रहेगा जो अब मौलिक अधिकार से संबंधित है, जो कि हमारा पार्ट 1 में बना चुका हूं मौलिक अधिकार के महत्व के बारे में, और हम पार्ट 2 में करेंगे उसके विस्तार के बारे में। तो चलिए आइए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 1 कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो हम प्रकार पहले पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है समानता का अधिकार। समानता यानी सभी को कानून के बराबर, सभी, इसको हम विस्तार से आगे हम करेंगे। तो हम पहले करेंगे समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में किया गया है। और स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 तक किया गया है। और चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन 25 से 28 तक किया गया है। और पांचवा है हमारा सांस्कृतिक तथा शिक्षा से संबंधित अधिकार, जिसका अनुच्छेद वर्णन 29 से 30 तक किया गया है। और छठा है हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसका वर्णन हमें 32 में किया गया है। तो हमने मौलिक अधिकार के प्रकार किए हैं, और आप, मुझे आशा है कि आप सबको इस प्रकार के बारे में ज्ञात हो गया होगा। तो चलिए हम आगे करते हैं इसके जो विस्तार से, जो समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के बीच में 14 में क्या कहा गया है, 15 में क्या कहा गया है, 16 में क्या कहा गया है, 17 में क्या कहा गया है, तीन को हम विस्तार से करते हैं। तो जो हमारा जो अगला है, इसमें अगला देख सकते हैं कि समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार में जो अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णन किया गया है, जिसका हम करेंगे आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता, जो विधि यानी कानून के नज़रों में सभी बराबर हैं। भारत में सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान माना जाता है, और कानून के नज़रों में सभी बराबर होते हैं। जो आर्टिकल जो 14 में है, जो कानून के नज़रों में सभी को बराबर माना गया है, सरकार के नज़रों में सभी को बराबर है। तो आर्टिकल 15 में कहा गया है किसी भी धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग, नस्ल या जन्म के आधार पर कोई भी मतभेद नहीं होगा। किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से हमें उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, और किसी के साथ मतभेद नहीं करना है। और जैसे होटल, दुकान आदि के साथ मतभेद, ये विचार नहीं रखना है भेदभाव का। तो जो हमारा आर्टिकल 16 है, लोक नियोजन के विषय के अवसर समानता, मतलब इसमें कहा गया है कि जो हमें जो सरकार के इधर जो राज्य से जो अधीन में होता है, जो काम होते हैं, जो नौकरी होता है, उनके हमें समान अवसर मिला है। तो सरकार के अधीन किसी भी नौकरी की नियुक्ति की समानता। तो अब इसमें जो सरकार की जो नियुक्ति, जो भी हमारे जो नौकरी जो देता है हमें सरकार, तो उसमें हमारे बराबर के अधिकार है कि हम भी वो काम कर सकते हैं। कोई भी रोक टोक नहीं हो सकता है, किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं हो सकता है। परंतु इसका बात क्या है, SC और ST और OBC का आरक्षण। जो SC ST जो OBC है, इनको आरक्षण मिली होती है सरकार की कुछ जो राज्य के अंदर, जो उनको मतलब जो पर्सनैलिटी मिलती है। तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम अगला बात करते हैं। तो चलिए हमारा जो अगला है, जो आर्टिकल 17 है, जो 17 है, इसमें कहा गया है कि जो अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत है। यानी किसी के साथ भी हम भेदभाव नहीं कर सकते, छुआछूत नहीं मान सकते कि वो निचली जाति का है, वो ऊंची जाति का है, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्योंकि आर्टिकल 17 में, संविधान के आर्टिकल 17 में कहा गया है कि किसी के साथ भी हम मतभेद नहीं कर सकते, छुआछूत नहीं कर सकते, कि हम उसके कुएं में से पानी नहीं पिएंगे। जो पहले छुआछूत था, जो प्रथाएँ चलती थी, वो हम अंत हो चुका है, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जो आर्टिकल 18 है, इसमें कहा गया है उपाधियों का अंत। उपाधियाँ मतलब जो होती थी, पहले जो राजाओं महाराजा दिया करते थे, तो अब जो है वो उपाधियाँ बंद हो चुकी हैं। तो उपाधियाँ उन्हीं को मिलता है जो सेना या विद्या संबंधी, विद्या यानी एजुकेशन, शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि सरकार नहीं देगी। यानी सेना को, जब कोई सेना मरता है तो उसको उपाधि मिलता है। जो कोई विद्या यानी कोई एजुकेशन में कुछ बड़ा करता है तो उसको उपाधि मिलती है, तो सरकार नहीं देगी। तो जैसे परमवीर चक्र, अशोक चक्र आदि देते हैं। आप देखेंगे जो राष्ट्रपति होता है वो उपाधियाँ देती हैं। जो कोई सेना के जो आदमी मर जाता है, या कोई ऐसी जो हमारे देश के शहीद हो जाते हैं, वो उनको ये सब पुरस्कार दिया जाता है, जो सम्मान दिया जाता है सरकार के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, राष्ट्रपतियों के द्वारा। तो चलिए हमारा जो अगला है, जो स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक के वर्णन किया गया है। तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में कहा गया है कि स्वतंत्रता भाषण एवं अभिव्यक्त संघ बनाने का। तो इसमें कहा गया है कि जो अपनी स्वतंत्रता है, आपको कहीं पे भी भाषण प्रचार करने का, बिना हथियार का, बिना किसी मतलब हिंसा के।
तो इसमें आप आर्टिकल 90 के तहत आप स्वतंत्रता भाषण मतलब अभिव्यक्त अपना विचार रख सकते हैं। तो भारत में कहीं भी भ्रमण और सभा बचने और स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार है। कौन सा? आर्टिकल 19 के तहत। अब जो आर्टिकल 20 है, अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना। अब जो कोई अपराधी है वो किसी भी प्रकार से अगर चला गया है, कोई ऐसा उसमें कोई दंड उसको मिल चुका है या कोई ऐसा चीज़ में है, तो वो अपने आप को बचाने का अधिकार रखता है। उसका खुद का वकील होता है, तो वो अपना केस खुद लड़ सकता है। तो चलिए अगला चलते हैं, जो हमारा लिखा है आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 में कहा गया है कि कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को कि जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 21 कहता है कि कोई भी व्यक्ति है उसे जीने के अधिकार से नहीं रोका जा सकता है, उसे कोई भी अपने ऊपर दबदबा कायम नहीं कर सकता है और कोई भी अपना शोषण नहीं कर सकता है। और इसी के साथ 21A के तहत कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य है। ये 21A के तहत जो 6 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा मिलना चाहिए, जिसमें RTA 2002 में 46वां जो संविधान संशोधन हुआ था जो मौलिक अधिकार का, ये उसमें लिखा गया है। अब जो हमारा आर्टिकल 22 है, जो आर्टिकल 22 में कहा गया है किसी भी नागरिक को विशेष मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा प्रदान करना। अब जैसा 20 था वैसे इसमें है कि अगर कोई भी आपको गिरफ्तार करता है तो उस समय आप पूछ सकते हो कि हमें किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, और बीच में भी पूछ सकते हो कि हमें किस लिए गिरफ्तार किया जाता है, पूछ सकते हो, उसमें अपना बचाव कर सकते हो। और इसमें भी 22 में लगभग वही है कि अपना जो गिरफ्तारी के लिए खुद का वकील कर सकते हो, और खुद का अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं है, वकील नहीं है, तो आप अपना जो केस है खुद लड़ भी सकते हो कोर्ट के अंदर। तो ये आपका जो आर्टिकल जो 22 है जो आपको ये अधिकार आपके साथ देता है। आप जब गिरफ्तारी होते हैं तो अपना हिरासत सुरक्षा आप खुद प्रदान कर सकते हैं, या आपके परिवार या आपके रिश्तेदार वाले आपके बचाने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाएगा और आपको ऐसे ही वहाँ पे कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारी जो अधिकार है जो स्वतंत्रता में दिया गया है, आप इनको अच्छे से पढ़ें। चलिए हम अगला करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका अनुच्छेद 23 से 24 तक में वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 23, मानव व्यापार, तस्करी और बल प्रयोग द्वारा बेगाड़ी बंधुआ मजदूरों पर प्रतिबंध। अब जो क्या हो रहा था 23 में कहा गया है कि कोई भी जो व्यक्ति है जो अपना काम कर रहा है उसके साथ कोई भी शोषण नहीं किया जा सकता, उसको ज़बरदस्ती काम नहीं किया जा सकता उससे, और जो भी उनका जो मुआवजा होता है, वेतन, उनको दिया जाए। जो अब जब भारत आज़ाद हुआ था, जमींदार किसान से काम करवाते थे परंतु मजदूरी नहीं देते थे, विशेषकर स्त्रियों को पशुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता था। तो जो पहले हमारा जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमारा भारत बहुत ही ज़्यादा गुलाम था। तो उस समय क्या हुआ था कि जब स्त्रियों को सबसे ज़्यादा पशुओं की तरह सताया जाता था, बेचा जाता था, उसके साथ बहुत सारा जुल्म किया जाता था और उनके साथ बहुत सारी ऐसी घृणिता वाली व्यवहार किया जाता था। जबकि अब ये 23 में ये नहीं है, बिल्कुल मना है। तो जो हमारा जो अगला है, तो इसी के साथ ही आर्टिकल 24, इसमें कहा गया है कि खदानों, कारखानों और खतरनाक कामों में बच्चों की मनाही। जो आर्टिकल 24 में कहा गया है कि कोई भी जो बच्चा है उनको कोई भी कंपनी में काम नहीं करवा सकता है, कोई कारखानों में काम पे नहीं रख सकता है। अब इसी में कहा गया है 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को काम करवाना और काम पर रखना दंडनीय अपराध है। तो जो 14 साल के जो कम बच्चे हैं उनको काम पर नहीं रखा जा सकता है, और अगर कोई कंपनी, कोई कारखाने वाला, अगर कोई भी व्यक्ति तो काम करवाता है तो उसको दंडनीय अपराध, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। परंतु हमारे भारत में देख सकते हैं कि 14 वर्ष से जो कम आयु, जो ज़्यादा वाले बच्चे होते, कम आयु वाले बच्चे होते हैं, वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं। आप जानते होंगे जैसे कोई होटल हो गया और जो छोटे मोटे जगह जहाँ पे जो वो काम करते हैं, तो अब आप बोलेंगे कि क्या वो काम कर रहे हैं तो सरकार उनके ऊपर कोई एक्शन कर रही है। तो इस समय क्या होता है कि जो वो सरकार, जो बच्चा होता है वो मजबूर होता है काम करने के ऊपर, तो उस समय जो सरकार होता है वो उसके ऊपर कोई भी बात नहीं करती। तो ये सब बातें मैं सोचा करता था जब मैं छोटा था, तो ये सब बातें हैं जो हमारे जीवन के लिए चलाई जाती हैं। तो खैर छोड़िए, हम अगला करते हैं। चलिए, साथ ही हमारा जो अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 तक में किया गया है। तो हम बात करेंगे आर्टिकल 25 की। तो आर्टिकल 25 में कहा गया है अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने का अधिकार अपने
अपने जो अपने धर्म है, जो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म, अपने धर्म को कितना मर्जी जो भी है प्रचार कर सकता है। जो हमारा धर्म अच्छा है ये अपने अपने कर सकता है। अपने अपने धर्म को मानने पालन करने का अधिकार है। जो 25 कहता है कि जो अपने धर्म को मानना है, पालन करना है, ये सब अपने धर्म को मान सकता है, कोई रोक टोक नहीं कर सकता, कोई दखल अंदाज नहीं कर सकता है 25 में। तो आर्टिकल 26 में कहा गया है परोपकारी कार्य करने वाले संस्था को स्थापित करने का अधिकार। और मतलब इसमें कहा गया है जो परोपकारी का मतलब होता है जो कोई ऐसी संस्थान जो हमें फ़ायदा देता हो, तो वो जो संस्थान को चलाए रखने के लिए हमें वो अधिकार प्राप्त है कि हम वो संस्थान चला सकते हैं। साथ ही जो हमारा अगला है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 कहता है धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदाय को देखने के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यानी 27 में कहा गया है कि जो धर्म प्रचार है, मान लो कि हमें कोई भी ऐसा धर्म के प्रचार करना है, प्रसार करना है, तो संप्रदाय भावना को देखने के लिए कर जो पैसा होता है, जो हमें चाहिए, चंदा चाहिए ही चाहिए, तो ये ऐसा मजबूर नहीं किया जा सकता कि हमारे धर्म को चंदा दो, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है 27 के तहत। अब जो 28 में कहा गया है कि किसी भी सरकारी शिक्षण संस्था जो संस्थान होते हैं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी जो हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष होता है, यहाँ पे सभी धर्मों को आप जानते होंगे बराबर माना जाता है, तो किसी भी सरकारी शिक्षण में संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे मैं बात करता हूँ कि जैसे स्कूल है, स्कूल में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी कि हाँ भाई तुम मुस्लिम हो तो तुम्हारे उर्दू पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि तुम मतलब जो कोई ऐसा जो जैसे मैथिली है और कोई अन्य उर्दू हो गया, कन्नड़ भाषा हो गया, तमिल हो गया, कि ऐसी शिक्षा तुम्हें दी जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी भी शिक्षण में, सरकारी शिक्षण में जो आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो आप अलग से अगर ले रहे हो तो वो अलग बात होती है, परंतु जो सरकारी शिक्षण है उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। ये आर्टिकल 27 कहता है, 8 कहता है, सॉरी। तो आगे करते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो अगला है संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 तक किया गया है। तो हम करते हैं आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में कहा गया है भारत के किसी भी राज्य के नागरिकों को अपने विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। जो आर्टिकल 29 कहता है कि किसी भी नागरिक को अपनी भाषाओं पर, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को, वो क्या पहने, क्या मतलब क्या करे, अपनी उसकी आज़ादी है, उनकी संस्कृति का आज़ादी है, वो कुछ भी अपना कर सकते हैं, परंतु वो अपने भाषा, लिपि या संस्कृति से किसी दूसरे की नुकसान ना हो, ये उनका कर्तव्य होता है। तो आर्टिकल जो 30 है, इसके अंतर्गत भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा उसके प्रशासन को चलाए रखने का अधिकार। अब जो बोला है जो धार्मिक जो अल्पसंख्यक है, जो छोटे जो धर्म के जो लोग हैं, उनके लिए शिक्षा की उपलब्धता होनी चाहिए। उनको शिक्षा से संबंधित जो उसकी जो मान्यता वो पूरी होनी चाहिए, और प्रशासन को चलाए रखने के लिए उनके अधिकारों को वो भी जो संविधान नियम है, कानून होने चाहिए, जिससे कि वो जो दबे हुए जो जाति है, जो धर्म है, वो आगे चल के शिक्षा को एक हथियार बना के वो अपने विकास कर सके, अपना डेवलपमेंट कर सकते। इसके लिए ये इसमें बात कही गई है, प्रदान करता है आर्टिकल 30 शिक्षा का अधिकार। चलिए हम बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका अनुच्छेद 32 में वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि संवैधानिक के जो संविधान का जो जनक था, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था, इन्होंने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी। इसके अंतर्गत न्यायालय में कई विशेष अधिकार जारी रखा, जिन्हें रीट कहते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। इसमें जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, ये अगर कोई भी मौलिक अधिकार आपका है, जो कोई भी मौलिक अधिकार के साथ आपका हनन हो रहा है या लगता है कि आपको कोई दुरुपयोग कर रहा है, तो आप इस अधिकार के जरिए आप न्यायालय की दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और आप न्याय प्राप्त कर सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट हो, या न्याय कोर्ट, या हाई कोर्ट हो। तो ये संवैधानिक अधिकार है, वो आपको न्याय जरूर दिलाएगा। अब जो इसके जो निम्न प्रकार है, बंदी, प्रतीक्षाकरण, परमावेश, जो प्रतिषेध, परीक्षा, जो अधिकार परीक्षा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब जो अधिकार है वो आपको जरूर से जरूर न्याय दिलाने में सक्षम रहता है। इसीलिए इन अधिकारों को हृदय का आत्मा कहा गया। अगर ये अधिकार नहीं होगा तो लोग अपना जो सेव नहीं कर पाएगा, सुरक्षा नहीं कर पाएगा, अपने मौलिक अधिकारों का वो जो न्याय नहीं प्राप्त कर पाएगा कि उनका जो समानता का अधिकार कौन छीन रहा है, जो छीन रहा है उनके खिलाफ यही अधिकार के जरिए आप उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं या उनके खिलाफ लड़ सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। यही जो अधिकार है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा नियमों और कानूनों संविधानों को बचाए रखने में सक्षम होता है। तो ये जो हमारा आज का जो मौलिक अधिकार है हमारा समाप्त हुआ,
और अपने जो भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर साझा करें और शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं।